चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम पिछले क्लासों में देखा बायोग्राफी ऑफ मेंडल। अरे देखे थे, मेंडल का जीवन परिचय हमने देखा था। मेंडल का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, बचपन में क्या किए, जवानी में क्या किए, उसके बाद वो किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए और उनकी मृत्यु कब हो गई। फिर उनकी मृत्यु के मर जाने के बाद कौन कौन वैज्ञानिक थे जो उनके नियमों को पुनः खोजे। क्या इतनी तक का कहानी बताए हैं पिछले क्लासों में? इतनी तक बताए हैं बाबू। अब आइए जरा, क्या क्या ऐसा रीजंस रहा, क्या क्या ऐसा कारण रहा जिसके कारण मेंडल फेल हो गए। अर्थात आज के क्लास में जानेंगे रीजंस ऑफ मेंडल फेल्यूर। रीजंस ऑफ मेंडल फेल्यूर बोले तो मेंडल के असफलता का कारण। क्या क्या ऐसा कारण रहा जो मेंडल के असफलता का कारण बन गया। तो पहला कारण तो आपको बढ़िया से पता है, क्योंकि जिस समय ये सिद्धांत दिए थे बाबू, उसी समय किनका सिद्धांत आल था? डार्विन का। एक कारण तो इतना ही आप जान गए थे। पहला कारण कि जिस समय इन्होंने अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किए थे, उसी समय एक चर्चित वैज्ञानिक, किनका सिद्धांत दिया गया था? डार्विन का सिद्धांत दिया गया था। और चारों तरफ डार्विन की बातें चल रही थी, इसलिए इनके सिद्धांतों पर ज्यादा गौर विचार नहीं किया गया था। तो पहला कारण, ज्यादातर वैज्ञानिक किसकी बातों पर ध्यान दे रहे थे? डार्विन। दूसरा कारण क्या था? आज के समय के तरह बाबू, पहले के समय में इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं हुआ करता था। जैसे कि मेंडल ने अपने जो निष्कर्ष और उपलब्धियां आई थी, उसको कहां प्रस्तुत किए थे? नेचर फॉर सैंडरवेरियन। अरे किए थे ना। अरे समझ जाओ, अपने जवान का एक प्रकार का इंस्टाग्राम था। मानो कि वहां से बढ़िया से अगर पब्लिश नहीं हुआ, लोगों के पास नहीं पहुंचा, तो हम दूसरा जगह अगर शेयर करने के माध्यम रहता वहां से कर देते कि नहीं कर देते। अरे माना हम फेसबुक से वायरल नहीं हुए, इंस्टाग्राम पर मार देंगे, यूट्यूब पर मार देंगे। अरे इस प्रकार से था ना। तो उस समय लोगों के पास दूर संचार का साधन कम था, लोगों के पास मैसेज पहुंचाने का साधन क्या था? कम था। यह भी एक प्रकार के फेल्यूर का क्या बन गया था? कारण बना था। दूसरा नंबर, एक गलती और इन्होंने बहुत बड़ा किए कि मेंडल जो रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट के अगर बात किया जाए तो उस रिजल्ट में किसका प्रयोग कर लिए थे जी? मैथ का प्रयोग कर लिए थे। उस रिजल्ट में किसका प्रयोग किए थे? मैथ का प्रयोग कर लिए थे। अगला नंबर में, नेक्स्ट नंबर में जानिएगा अब क्या होगा। नेक्स्ट नंबर में जो जीन था, इस जीन को मेंडल बढ़िया से डिटेल से नहीं बता पाए थे। क्या बताए थे? इन्होंने केवल कहे थे एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में कुछ केमिकल है जो क्या होता है? जाता है। लेकिन जब इनसे पूछने लगा हुआ केमिकल क्या है, क्यों जाता है, कैसे, काहे का जवाब पूछने लगा, तो ये बता नहीं पाए। तो ये सभी कारणों के वजह से मेंडल क्या हो गए जी? असफल हुए थे। पहला कारण बोलिएगा मेंडल के असफलता का, दूर संचार का माध्यम कम। दूसरा, ज्यादातर वैज्ञानिक डार्विन पर ध्यान दे रहे थे। मेंडल अपने परिणाम में किसका प्रयोग कर लिए थे? उसके बाद इन्होंने फैक्टर को डिटेल से नहीं बताए थे। क्या इतने कारण ध्यान में रहेंगे? अब आइए जरा, अब मेंडल तो मरला के बाद सफल भी हुए, तो सफल तो ऐसे नहीं हो जाएंगे, कुछ तो जरूर अच्छा काम भी किए होंगे तबे ना सफल हुए। तो अब आइए जरा, मेंडल के सफलता का क्या क्या कारण बना था भाई साहब। पहला मेंडल का सफलता का कारण क्या है? ध्यान दीजिएगा। मेंडल जब भी एक्सपेरिमेंट करते थे, मेंडल जब भी प्रयोग करते थे, तो ये प्रयोग में प्योर ऑपोजिट कैरेक्टर वाले पेरेंट्स को लेते थे। प्योर ऑपोजिट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? शुद्ध विपरीत लक्षण वाले कैरेक्टर को क्या करते थे? लेते थे। जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ सर? जैसे कि मानो हम मानव की बात कर रहे हैं, मटर की पौधा के छोड़ो। अगर हम मानवों के बीच में क्रॉसिंग कराना चाहते हैं एक मेल और फीमेल के बारे में, तो ये क्या करते थे ना? शुद्ध विपरीत लक्षण को लेते थे। अगर हमको मानव की ऊंचाई को लेना है तो एगो के एकदम एकदम लंबा ले लेंगे, तो दूसरा के एकदम बौना ले लेंगे। शुद्ध विपरीत लक्षण, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी वाला को लेकर क्या करवाते थे जी? क्रॉसिंग करवाते थे। क्या करवाते थे? क्रॉसिंग करवाते थे। तबे ना इनको परिणाम पता चलता कि आखिरकार पहला पीढ़ी में कैसा बच्चा रहा है। अगर लंबा लंबा दोनों लंबा लंबा जनक को रखते तो बेटवा तो लंबे ना आ जाता, तो अंतर कुछ दिखता क्या? नहीं पता चलता। तो ये क्या करते थे? शुद्ध विपरीत वाले लक्षण लेते थे। एक कदम प्योर लंबा रहेगा तो दूसरा प्योर बौना रहेगा, और उस दोनों के बीच में क्या कराते थे? क्रॉसिंग कराते थे। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर जैसे में दिखाया गया है। मानिए कोई अगर बहुत लंबा है तो उसके अंदर लंबा वाला जीन रहा होगा। कौन लंबा वाला जीन होता है? कैपिटल टी, कैपिटल टी। एक वाला माता से आया होगा, दूसरा
अगर दूसरा बौना को लिए हैं तो दोनों के दोनों क्या होगा, स्मॉल टी एक माता से आया होगा दूसरा। अब ये दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवा दिए कि कैसा बच्चा पैदा होता है, तो दोनों का क्रॉसिंग ये जो करवाते हैं ना, इसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, संकरण करते हैं। तो यहां पर देखो, पहला कारण ये क्या करते थे, शुद्ध विपरीत लक्षण वाले जनक की चयन करते थे। तब पहला पीढ़ी में जो बच्चा आता था उसमें कुछ अंतर दिखता था, तब ना आप अध्ययन कीजिएगा। दोनों को लंबा लंबा ले लेते तो भाई साहब अगला बेटा लंबे आता, तो क्या आप अध्ययन कर पाते? जो आप में मिलता जो उसमें भी मिल जाता। समझ रहा है बात को? इसीलिए ये शुद्ध विपरीत वाले को लेते थे ताकि कुछ हमें जानकारी अच्छा से हासिल हो पाए। कोई दिक्कत यहां तक? ये बातें समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगला नंबर में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने प्रयोग में केवल कई लक्षण को देखते थे, 1 से 2 लक्षण। 56 टारगेट नहीं रखते थे, केवल 1 लक्षण या 2 लक्षण को देखते थे। अगर हमरा पता चला कि एक लंबा और बौना को लेकर एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं तो मेरा टारगेट रहेगा केवल लंबा बौना पर। हम दूसरा रंग नहीं देखेंगे कि अगर गोर है कि करिया है, हम एक ही लक्षण देखेंगे, पहला पीढ़ी में लंबा हो लो कि नहीं बौना हो लो। करिया गोर से हमारा मतलब नहीं है, नाटा उटा हमको करिया गोर से नहीं मतलब है, उसका आंख है कि नहीं हमको उससे मतलब नहीं है। हमको केवल 1-2 लक्षण देखना है, लंबा हो कि नहीं हो, बौना हो कि नहीं हो, 1 के 2 लक्षण देखकर टारगेट करते थे। समझ रहा है बात को? ये भी सफलता का कारण है। जब टारगेट 1 रहता है तो सफलता जरूर मिलता है। अरे मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर हम किसी को चाह लेंगे कि एकदम पटियाइए लेंगे, एकदम टारगेट 1 रहेगा तो एकदम 1 महीना उसके पीछे जाएंगे, एकदम पीछे पीछे डोरिया जाएंगे, एकदम काहे नहीं मान रही है, क्या बात है, हमें क्या दिक्कत है, क्या फॉल्ट है, वो गरिएबो करेगी तब वो कल ओकरे पीछे पीछे जाएंगे। दूसरा दिन तीसरा दिन चप्पल वो मार देगी, मार लो एक चप्पल आओ मार लो, लेकिन हमको तुमसे एकदम सच्चा वाला मोहब्बत है, टारगेट 1 है, सफलता जरूर मिलेगा। अंतिम दिन उस बेचारी को लगेगा कि लगता है मजनुआ लगा है, सच्चे मोहब्बत करे वाला है। अरे महसूस होगा कि नहीं होगा? एक दिन एकदम सफलता हासिल होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल उसी प्रकार से ये 1-2 लक्षण को देखे, टारगेट 1 था इसलिए इनको सफल हो गए भाई साहब। उसके बाद एक काम और करते थे भाई साहब, एक काम और करते थे, जो भी मानो कि एक लंबा एक बौना में दोनों को करवाते थे और बेटा जो ऐसा पैदा होता था तो वो देखते थे ये बेटा लंबा हुआ कि बौना हुआ, उस चीज को लेखा जोखा रखते थे। फिर लंबा 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 बच्चा पैदा हुआ पहला पीढ़ी में तो वो सभी को फिर भिड़ा देते थे। अब फिर देखते थे दूसरा पीढ़ी में अभी कैसन कैसन बच्चा पैदा हुआ, और वो क्या करते थे, लिखते थे। अरे पहला दिन गए तो गाड़ी दी तो उसको लिख लिए, गाड़ी दी है, अब तो लगता है हम ऐसे किए ना तब गाड़ी दी, अब ऐसे ही स्टाइल में नहीं जाना, अब अच्छा स्टाइल में जाना है, स्टाइल चेंज करेंगे। समझ रहा है बात को? तो ये क्या करते थे, लेखा जोखा रखते थे कि पहला पीढ़ी में कैसा कैसा संतान आया, क्या परिवर्तन दिखा, दूसरा पीढ़ी में क्या दिखा। तो ये भी एक कारण सबसे बड़ा बना कि जो भी रिजल्ट पीढ़ियों में देखने को मिलता था उसका क्या रखते थे भाई साहब, लेखा जोखा। क्या रखते थे, लेखा जोखा। उसके बाद इन्होंने सबसे बड़ा कारण था, मेंडल ने मटर का पौधे का चयन किया था। मेंडल हाथी को भी चयन कर सकते थे, लेकिन सवाल यह है कि मटर का पौधे का चयन क्यों नहीं किया। अरे मानव का चयन क्यों नहीं किया, मानव भी कर सकते थे, इतना सारा इंसान था, अब मानवों का आखिरकार चयन क्यों नहीं किया भाई साहब। तो एक आप खुद सोचिएगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, बताइए जरा कि मानिए हम लोगों पर अगर वो अध्ययन करते, मानव पर अगर अध्ययन करते तो दिक्कतें क्या होता। एकदम शुद्ध लंबा ले लिए एक मानव को, अशुद्ध बौनी एक लड़की को ले लिए, दोनों को करवा दिए, पहला पीढ़ी में 4-5 बच्चा पैदा करवाए, ठीक है। अब पता चल रहा कि अब लंबा को और बौनी के लेकर 2 को संकरण कराए, तब वो तो 9 महीना तक तो वो गर्भवती रहेगी ना हो, और 9 महीना के बाद बच्चा पैदा लेगा। अब पता चले कि 9 महीना के बाद बच्चा पैदा लिए और 9 महीना के दरम्यान मेंढर मर गए, तो अरे ऐसा हो सकता है? 9 महीना एक लंबा समय होता है, मेंढर मर गए तो दिक्कत ना हो जाएगा। अब 9 महीना बच्चा पैदा लिया तो क्या अभी उससे तुरंत बच्चा पैदा हो जाएगा? अब उसके लिए फिर कितना साल रुकना होगा, कम से कम 12-13 साल रुकना होगा। फिर 12 साल होगा, एक लड़का एक लड़की होगा, फिर दोनों को भिड़ाएंगे। तो अब खुद बताइएगा ये कितना लंबा सफर होगा। 3 पीढ़ी अगर देखेंगे तो 3 पीढ़ी में तो पूरा का पूरा जवानी बीत जाएगा। अरे बीतेगा कि नहीं बीत जाएगा? तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट हो पाता अच्छा से? क्या नहीं हो पाता। इन्होंने इसीलिए मेंडल ने किसका चयन किया जी, तो आप कहिएगा मटर के पौधे का चयन किया। किसका चयन किया? मटर के पौधे का चयन किया। क्या याद रहेंगे ये बातें? तो आपसे आइए जरा क्यों किया चयन ये भी हम आपको बता ही देते हैं। पहले नंबर में मटर के पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, आसानी से होता है। स्वपरागन क्या होता है,
आसानी से होता है। स्वपरागन का मतलब समझते हो ना? क्या? यदि आप लोगों से कहा जाए कि आखिरकार मेंडल ने मटर का पौधे का ही चयन क्यों किया, तो सबसे बड़ा कारण यह था कि मटर का पौधा का जो पुष्प होता है वो खिला हुआ रहता है। आप देखे होंगे उसका पंखुड़ियां ढका हुआ नहीं रहेगा। तो पंखुड़ियां अगर ढका हुआ नहीं रहेगा तो आप इधर से माल निकाल कर इधर आसानी तरीके से डाल सकते हैं। अरे लंबा वाला से ऐसे निकाल लिए पॉलिन ग्रेन, चैप्टर नंबर 2 पढ़े हो ना जी, पॉलिनेशन। ऐसे पॉलिन ग्रेन निकाल लिए और बौने पर क्या कर दिए, बौनी पर रख दिए। समझ रहे बात को? तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन कराने में आसानी है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? बताओ जरा। क्रॉस पॉलिनेशन कराने में कितना जटिल होता। अगर मानव पर करते तो पता चलता कि पहला पीढ़ी में संतान उनचान पैदा लिया। अब पहला पीढ़ी को लड़का लड़की को अगर मिलाना चाहते हो, कहता नहीं ये करिठिया से हम मिलेंगे, ये रस करेंगे, कितना दिक्कत होता। अरे होता कि नहीं? और मटर वाला के अगर चूज लिए चयन कर लिए तो कोई दिक्कत होगा? जखने मन करेगा एन्ने से निकाल के एन्ने, एन्ने से निकाल के एन्ने कर देंगे। पहला नंबर में मटर के पौधों में स्वपरागन आसानी से होता है, इसलिए मटर का पौधे का चयन किए। दूसरा नंबर में 2 महीना में नया पीढ़ी आ जाता है। अरे आता है कि नहीं आता है? 2 महीना में नया पीढ़ी आ जाता है। उसके बाद इसका अगर आकार की बात करें तो मटर का आकार का बीज जो होता है कैसा होता है भाई साहब? बड़ा होता है। बड़ा होते हैं तो इसका अध्ययन करने में क्या होती है? आसानी होती है। अरे होती है कि नहीं होती है? अगला नंबर में इसे आसानी तरीके से क्या किया जा सकता है? उगाया जा सकता है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आएगी? आपसे कहेगा मेंडल ने आखिरकार मटर का पौधे का ही चयन क्यों किया? हाथी का भी चयन कर सकते थे। तो उन्होंने, आप सीधी सी बोलिएगा, स्वपरागन आसानी से होता है इसके लिए। 2 महीना में नया पीढ़ी आ गया तो 2 महीना में नया पीढ़ी आ जाएगा भाई साहब। ढेर सारा नया पीढ़ी, पहला पीढ़ी आ गया दूसरा 2 महीना में, तब फिर उस दोनों को भिड़ा देंगे तुरंत। 2 महीना में फिर 2 महीना रुकेंगे, फिर अगला पीढ़ी आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? मतलब 9 महीना आते आते 3 पीढ़ी को देख लेंगे जी। अरे समझ रहा है? इसीलिए इन्होंने मटर का पौधे का चयन किया। उसके बाद मटर का बीज बड़ा होता है, इसके लिए अध्ययन भी आसानी से होती है, इसलिए इसका चयन किया। उसके बाद इसे आसानी से उगाया जा सकता है, इसलिए इन्होंने क्या किया जी? मटर के पौधे का चयन किया। और उसके बाद ये कई पीढ़ियों एक और सफलता का कारण जान जाइएगा, इन्होंने कई पीढ़ियों तक क्या किए थे? लगातार अध्ययन किए थे, कई पीढ़ियों तक। कितना आदमी हार जाता है, 1 साल 2 साल अगर सफलता नहीं मिलता है तो छोड़ देता है, लेकिन इन्होंने मटर के कई पीढ़ी तक अध्ययन करते रहे थे। तो यह सब क्या बना भाई साहब? इनके सफलता का कारण। क्या बन गया? सफलता का कारण बन गया। आइए जरा फिर से हम बता देते हैं। सबसे पहला मेंडल का सफलता का कारण क्या था? अरे बोलो क्या था? शुद्ध विपरीत लक्षण वाले जनक का क्या किए थे? चयन किए थे। दूसरा बताओ, इन्होंने अपने प्रयोग में कई लक्षण, 1-2 लक्षण की वंशागति को देखते थे। उसके बाद जो रिजल्ट परिणाम निकलता था उस परिणाम का क्या रखते थे? लेखा जोखा रखते थे। इन्होंने किसका चयन किया था? मटर का चयन किया, यह भी एक सफलता का कारण बन गया था। उसके बाद कई पीढ़ियों तक इन्होंने क्या किया था? लगातार अध्ययन किया था। ये सभी इनके सफलता के क्या थे? कारण। अगर आपसे सवाल पूछ दे लेकिन कि बताइए मेंडल ने मटर का पौधे का ही चयन क्यों किया, तो आप बता देंगे स्वपरागन क्या होता है? आसानी। 2 महीना में नया पीढ़ी, बीज का आकार बड़ा होता है, और क्या होता है भाई साहब? आसानी से उगाया जा सकता है। जितना भी दलहन फसलें होती है वह दलहन फसलें को आप आसानी से उगा सकते हैं। चाहे वो राहड़ हो गया, मसूर हो गया, चना हो गया, ये सब इठवन भिठवन में पैदा हो जाता है जी। पानी उनी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होता। होता है क्या? आसानी से उगाया जा सकता है, इसीलिए इस चीजों का क्या किए थे? चयन किए थे। बात समझ में आ गई क्या? अब कहते तो ऐसा तो राहड़िए के कर लेते, तो लाहड़ के पैदा हुए में 1 साल का समय लगता है, नहीं लगता है क्या? गांव में देखे हो लाहड़ का पौधा, राहड़ का पौधा 1 साल में वो जवान होता है भाई साहब। यहाँ 2 महीना में हमको कम समय में सफलता चाहिए, इसीलिए इन्होंने मटर का पौधे का क्या किया? चयन। अब आइए जरा अगली बातें।
नेक्स्ट बातें, मेंडल 7 लक्षणों की वंशागति को देखकर इन्होंने काम किए थे। हालांकि इनका लक्षण केवल टारगेट 1-2 लक्षण रहता था, केवल 1 के 2 लक्षण को अगर कई पीढ़ियों तक बात करे तो केवल 1-2 लक्षण देखते थे। लेकिन अगर काम करने की बात करें तो इन्होंने, मेंडल ने मटर के पौधे पर 7 लक्षणों की वंशागति को देखे थे। कई लक्षणों की वंशागति को देखे थे? 7 लक्षणों की वंशागति को देखे थे। अब वो 7 लक्षणों की वंशागति क्या क्या है सर मटर में? आइए जरा, सबसे पहला लक्षण, उस मटर के पौधे में क्या देखते थे? स्टेम हाइट। स्टेम हाइट का मतलब क्या होता है? तने की ऊंचाई। स्टेम हाइट का मतलब तने की ऊंचाई। दूसरा क्या देखते थे? फ्लावर कलर, पुष्प का रंग। फ्लावर कलर का मतलब पुष्प का रंग देखते थे। तीसरा नंबर, फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन बोले तो पुष्प का स्थिति। बताओ सबसे पहला क्या देखते थे? अरे पहला क्या देखते थे? तो आप कहिएगा तने की ऊंचाई। सबसे पहले देखते थे कि कौन सा मटर का पौधा का तना क्या है? ऊंचा है। पहले ये ऊंचाई पर काम किए, तने की ऊंचाई पर काम किए, पहला लक्षण देखकर काम करते थे। दूसरा कौची? तब पुष्प का रंग। दूसरा कौची? पुष्प का रंग। तीसरा कौची? पुष्प का स्थिति, पुष्प का स्थिति। उसके बाद अगला क्या देखे? पोड शेप। पोड शेप का मतलब होता है फली का आकार। पोड शेप का मतलब, अरे फली जेकरा में मटरवा होता है ना, उसे फली कहते हैं। फली का आकार देखे थे। उसके बाद पोड का कलर देखे, फली का रंग देखे। उसके बाद क्या देखे? बीज का आकार देखे और बीज का रंग देखे। इधर कोई नहीं देखेगा और बोलेगा मेंडल ने मटर के पौधे पर कितने लक्षणों की वंशागति को देखकर कार्य किए? 7। कितने लक्षणों की वंशागति? पहला क्या बोलोगे? पहला तने की ऊंचाई। पहला क्या बोलोगे? दूसरा क्या कहोगे? पुष्प का रंग। तीसरा क्या कहोगे? पुष्प का स्थिति। तने की ऊंचाई, पुष्प का रंग, पुष्प का स्थिति। तने की ऊंचाई, पुष्प का रंग, पुष्प का स्थिति। फिर अगला फली का आकृति। आकृति याद रखिएगा, फली का आकृति। फली का आकृति देखते थे। फली का आकृति देखते थे, या आकार बोलिए, फली का आकार बोलिए या फली का आकृति कहिए। हालांकि उसके बाद फली का आकृति हो गया तो दूसरा नंबर क्या देखेंगे? फली का रंग। तो उसके बाद बीज का आकार और बीज का रंग। बीज का आकार और बीज का क्या देखेंगे? रंग। अब देखो बाबू, अब आइए जरा यहां पर समझिए, देखिएगा। अब हम आपको क्या बताए थे कि हर एक लक्षण के एक प्रभावी लक्षण होता है और एक क्या होता है? अप्रभावी। तो आप हमें बताइएगा, अगर किसी मटर के पौधे में अगर आप तने की ऊंचाई को देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी मटर के पौधे में आप तने की ऊंचाई को देख रहे हैं तो वह तने की ऊंचाई 2 प्रकार का हो सकता है, या तो लंबा हो सकता है या तो बौना हो सकता है। आप बताइए उस लंबा और बौना में डोमिनेंट का मतलब इफेक्टिव भी होता है, प्रभावी भी होता है। समझ रहा है? उसमें डोमिनेंट अर्थात इफेक्टिव कौन रहेगा? आपको लंबा वाला इफेक्ट करेगा कि बौना वाला इफेक्ट करेगा? आपका दिल जो कहे वह मान लेना। तो जाहिर सी बात है, वो लंबा बौना को खड़ा कर देगा तो लंबा वाला आकर्षित ज्यादा करेगा। मतलब हम कह सकते हैं सर लंबा वाला आकर्षित करेगा। तो लंबा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टॉल। जीन का नाम अपने से रख लेना, ठीक है? टॉल का मतलब लंबा होता है। इसका मतलब उस मटर के पौधे में कैपिटल टी जीन रहा होगा, जिसके कारण वह मटर का पौधा क्या है? लंबा है। अब अगर कोई बौना है तो वो अप्रभावी ना हो गया। इसका आंख मूंद के चुपचाप कुछ नहीं करना है, केवल स्मॉल टी कर देना है। इसका केवल स्मॉल टी कर देना है, बस। उसी का जीन अगर लिखना है तो उसे स्मॉल में कर देना है। प्रभावी का जो जीन होगा वह अप्रभावी के जीन का स्मॉल होगा। कोई दिक्कत यहां तक? बस इतना ही ध्यान रखिएगा। अगली बातें, अगर कह दे पुष्प का रंग की बात करें, तब पुष्प का रंग बाबू, पुष्प का रंग मटर के पौधों में 2 प्रकार दिखेंगे। एक आपका दिखेगा बैंगनी दिखेगा और दूसरा क्या दिखेगा? व्हाइट दिखेगा, श्वेत दिखेगा। अब बताओ, एक बैंगनी होगा और एक व्हाइट होगा। अरे व्हाइट वाला जो होगा मसोमात्रियन लगेगा देखे में, तो बता बैंगनी वाला आपको इफेक्टिव करेगा कि नहीं करेगा? अरे करेगा कि नहीं करेगा? मतलब कह सकते हैं सर वायलेट जो होंगे हमें इफेक्टिव करेंगे। तो वायलेट का पहला लेटर क्या है? कैपिटल भी। मतलब अगर उस मटर के पौधे में कैपिटल भी वाला जीन रहेगा तो उसका रंग कैसा होगा? बैंगनी। तो हम कह सकते हैं स्मॉल भी वाला अगर रहा तो कैसा होगा? श्वेत। क्या रहेगा? श्वेत रहेगा। अप्रभावी ना हो गया? बस फिर देखिएगा, अगर फ्लावर का पोजीशन, पुष्प का स्थिति की बात करें तो मटर के पौधों में 2 जगह पर पुष्प लगते हैं। एक टर्मिनल पॉइंट पर, शीर्ष पर लगते हैं, और एक नीचे लगते हैं, एक्सियल पर लगते हैं, अक्षीय पर लगते हैं।
वैज्ञानिकों का कहना था, मेंडल का कहना है प्रभावी वो है जो नीचे है, जिसे हम तोड़ सकते हैं। नीचे है, ऊपर है दिमाग हटा दो, ऊपर है मतलब अप्रभावी है। समझ रहा है बात को? नीचे है जो क्या है, प्रभावी है। तो इन्होंने कहा कि एक्सियल पर जो है वो प्रभावी है। तो एक्सियल का पहला लेटर क्या होता है? ए। अपने आप से जीन कर दो। मान लो कि उस पौधे में कौन जीन रहा होगा? कैपिटल ए जीन रहा होगा, जिसके कारण उसका पुष्प कहां पर लग रहे हैं? अक्ष पर लग रहे हैं। कहां लग रहे हैं? तो बताओ, अगर टर्मिनल पर लग रहा होगा तो उसके लिए कैसा जीन रहा होगा? स्मॉल ए। कैसा जीन रहा होगा? स्मॉल ए रहा होगा। अगर पॉड शेप की बात करें, फली की आकृति की अगर बात करें बाबू, तो फली की अगर आकार की बात करें, फली की आकृति की बात करें, मटर वज्रम होता है। तो ये दो प्रकार के होता है। एक, आप मार्केट में अगर आप गए होंगे तो दो प्रकार का होता है। एक हरा हरा होगा और एक पीला पीला होगा। बता तुम्हें कौन आकर्षित करेगा? हरका करेगा कि पीलका करेगा? अरे आपके सामने वो हरा का ढेरा लगल है, एगो पीला का ढेरा लगल है, तो आकर्षित कौन करेगा? हरा वाला। अरे करेगा कि नहीं करेगा? मतलब कह सकते हैं फली की अगर आकृति की बात करें तब फूला हुआ क्या करता है? आकर्षित करता है। इसका मतलब कह सकते हैं फूला वाला क्या है जी? इफेक्टिव है। फूला वाला क्या है? इफेक्टिव है। फूला वाला क्या है जी? इफेक्टिव है। तो फूला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फ्लेटेड। क्या बोलते हैं? तो इन्फ्लेटेड का पहला लेटर क्या है? आई, कैपिटल आई। मतलब सर उस मटर के पौधे में कैपिटल आई जीन रहा होगा, जिसके कारण उसका फली का आकार क्या है? फूला हुआ है। और अगर सिकुड़ा हुआ मिलता है तो समझ जाओ उसके कैसा जीन है जी? स्मॉल आई वाला है। अब आइए जरा, यदि फली के रंग की यदि बात करें, फली का रंग की, अरे ये रंग की बात ना कर रहे थे जी? अच्छा, तो ये हम फली का उल्टा बोल दिए। अच्छा, एक मिनट, उल्टा बोल दिए ना। फली का रंग का नाम चर्चा कर दिए आपको, और तुम लोग चुपचाप सुन रहा था। आंधर गुरु बहिर चेला, मांगे मिश्री दे दे ढेला। इधर देखिएगा, पॉड शेप। इधर देखिएगा, पॉड शेप का मतलब क्या होता है? फली का आकृति। फली का आकृति। तो एक फली आपके सामने सिकुड़ा हुआ है और एगो फुल्लल है, तो आपको कौन आकर्षित करेगा? फुल्लल का। अरे एकदम फुल्लल, एकदम पूरा एकदम फुल्लल रही है ना, वो आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा? मतलब फूला हुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फ्लेटेड। तो मतलब उसके अंदर कौन सा जीन रहा होगा? कौन सा जीन रहा होगा? कैपिटल आई वाला प्रभावी जीन रहा होगा। और अगर सिकुड़ा हुआ है तो आप प्रभावी जीन कौन रहा होगा? स्मॉल आई। अगर फली का रंग की यदि बात करें तो फली के रंग वाला तो अभी जस्ट बताइए रहे थे, हरा वाला क्या करता है? आकर्षित। मतलब उसके अंदर कौन सा जीन रहा होगा? कैपिटल जी वाला जीन रहा होगा। लेकिन अगर पीला रहता है तो कौन जीन रहा होगा? स्मॉल जी रहा होगा। आप खुद से नाम दे दीजिए, जीन का नाम अपने अपने आप दे दीजिए। समझ रहा है ना? अगली बातें, सीड शेप की यदि बात करें, बीज की आकृति की बात करें, तो आप बताओ, आपके सामने मटर का एक बीज गोल रखे, एगो सिकुड़ल सिकुड़ल झिंगुरल झिंगुरल रखे, तो आपको कौन आकर्षित करेगा? कौन करेगा? गोल वाला। मतलब इफेक्टिव कौन हो गया? गोल वाला। तो गोल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राउंड। मतलब कह सकते हैं उस मटर के पौधे में कौन सा जीन रहा होगा? कैपिटल आर रहा होगा, जिसके कारण वो क्या है? गोल है। क्या है? गोल है। तो अगर झुर्रीदार है तो क्या हो जाएगा? स्मॉल यार। ऐसा नहीं कर देना डब्लू भाई साहब। अगर किसी लक्षण का अगर प्रभावी का पता चल गया तो अप्रभावी जीन उसका केवल स्मॉल लेटर होता है। याद रखेंगे ये बातें। प्रभावी जीन का स्मॉल लेटर कौन सा जीन होता है? अप्रभावी होता है। उसका इंग्लिश पर ध्यान नहीं देना है। अगली बातें, अगर बीज का अगर रंग की बात करें तो अगर आप सब्जियां बनाते हैं, हम समझने के लिए इतना बता रहे हैं और कुछ इतना जरूरी है नहीं। बीज का अगर रंग की बात करें भाई साहब, तो सोचिएगा, एगो मटर का लाइए हरका दनमा लाइए, एगो लाइए पिलका। बरकत सबसे ज्यादा कौन देगा? और ये रका तो छट छटा के इन्होंने पता चला गिलबिला जाता है जी। अरे गिलबिला जाएगा कि नहीं? आप पिलका बचता है, पिलका एकदम पूरा बरकत देता है। देता है कि नहीं देता है? ज्यों के त्यों खड़ा रहता है। मतलब अगर आप बीज का आकार की बात करें तब बीज का रंग की बात करें तब बीज का रंग येलो वाला जो होता है क्या होता है? इफेक्टिव होता है। तो येलो का कैपिटल लेटर बाई है ना जी, तो आप हमें बताइएगा इसके लिए कौन जीन रहा होगा उसमें? कैपिटल बाई। तो अगर हरा रहा होगा तो इसके लिए कौन जीन रहा होगा? स्मॉल बाई। कौन जीन रहा होगा? क्या इतनी बातें याद रहेगी? आपसे पूछ देता है, डायरेक्ट कह देगा कि बताओ, मेंडल ने मटर के पौधे पर जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब पुष्प के स्थिति में अप्रभावी लक्षण के लिए कौन सा जीन जिम्मेवार है? सोचिए, हम बोले पुष्प का स्थिति में कौन सा अप्रभावी लक्षण को लाने के लिए कौन सा जीन जिम्मेवार है? तो खुद सोचिए। पहले सोचिए जरा, हम पूछे क्या सवाल तुमसे?
पुष्प का स्थिति, तब पुष्प का स्थिति एक्सियल में प्रभावी है और टर्मिनल पर अप्रभावी है। तो एक्सियल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैपिटल ए, अरे है ना अगला लेटर कैपिटल ए। तो अप्रभावी की ना बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? स्मॉल ए। क्या हो जाएगा? स्मॉल ए। क्या इतनी बातें आपको ध्यान में रहेगी? क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए हो गया कंप्लीट। अब आओ, ये सारी कहानियां को आपको सातों लक्षणों को क्या करना है? ध्यान में रखना है, और कुछ था नहीं। अब आइए जरा मेंडल का, अब हम एक्सपेरिमेंट प्रारंभ कर रहे हैं, मेंडल का प्रयोग प्रारंभ कर रहे हैं। यहां से मेंडल का प्रयोग हम पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। आवाज आ रहा है जी? मेंडल का एक्सपेरिमेंट अर्थात मेंडल का हम प्रयोग पढ़ने वाले हैं। तो मेंडल 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स में से जरूर एगो आपको देखने को मिल सकता है। पहला एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, पहला एक्सपेरिमेंट का नाम। और दूसरा का क्या नाम हो जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। पहला है मोनो हाइब्रिड क्रॉस और दूसरा का क्या नाम है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। पहला मोनो हाइब्रिड क्रॉस और दूसरा, अच्छा क्रॉस का मतलब जानता है क्या होता है? अरे जब दो जीवों को मानव अपने हाथों से मिला रहा है, निषेचन की क्रिया को करवा रहा है, तो वो क्रॉसिंग कहलाता है। तो बच्चा जो पैदा होगा वो बताओ हाइब्रिड होगा कि नहीं होगा? मानव अगर कोई चीज को करता है तो हाइब्रिड भी ना होगा जी। मतलब हम कह सकते हैं मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है? एक। मतलब जब एक लक्षणों को देखकर आप क्या करवा रहे हो? क्रॉसिंग करवा रहे हो, तो वह क्या कहलाएगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहलाएगा? यदि हम एक लक्षण को देखकर अगर क्रॉसिंग करवाते हैं तो वो क्या कहलाता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाएगा जी? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। लेकिन अब खुद से सोच लीजिए, द्विव संकर है। जब मेंडल 2 लक्षणों को देखकर अगर क्रॉस कराएंगे तो क्या कहलाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो आप बताइए मेंडल जो है क्रॉसिंग जो करवाए, या कितने एक्सपेरिमेंट करवाए थे? 2। पहला मोनो हाइब्रिड, दूसरा डाई हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड में कई लक्षण लिया जाएगा और डाई हाइब्रिड में कई को लिया जाएगा? अब आइए जरा दोनों को लेकर हम आपको सामने बता रहे हैं। यहां पर केवल आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है बच्चे। आइए, केवल आपको ध्यान देना है और कुछ करना आप लोगों को नहीं है। आइए जरा हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस यहां पर कर रहे हैं, ध्यान देंगे। आइए देखिएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, पहला क्रॉसिंग आप पढ़ रहे हैं बाबू, बहुत सारा क्रॉसिंग पढ़ना है और हम आपको बोर्ड पर ला ला के पूछेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर क्रॉस, एकल संकर क्रॉस। जब आप कई लक्षण को देखकर एक लक्षण, तो बताओ 7 लक्षण ना मेंडल पर काम किए थे जी। मटर के पौधे पर 7 लक्षण देखे थे। और जरा 7 लक्षण में से हम एक लक्षण को उठा लेते हैं। कौन सा लक्षण उठा लें? तो आइए उठा लेते हैं स्टेम ऑफ हाइट। स्टेम ऑफ हाइट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तने की ऊंचाई। स्टेम ऑफ हाइट का मतलब तने की ऊंचाई। अब बताइए जरा, तने की ऊंचाई में आप बताइएगा एक इफेक्टिव होगा? अरे होगा, एक इफेक्टिव होगा। आइए जरा यहां पर लिख देते हैं, एक इफेक्टिव होंगे, एक इफेक्टिव होगा। शुरू बार है इसलिए हम धीरे धीरे बता रहे हैं, हम कस के सिरोर देंगे हम फिर बाद में। अभी आप देखिएगा, तने की ऊंचाई लिख रहे हैं, हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं भाई साहब। तो क्रॉसिंग कराने के लिए 2 विपरीत लक्षण लेना होता है ना। तो अरे मेंडल क्या करते हैं? 2 विपरीत लक्षण वाले को लेंगे ना। तो एक हुआ हम इफेक्टिव लेंगे, तो दूसरा क्या लेंगे? रिसेसिव लेंगे। आइए जरा एक हम रिसेसिव ले लेते हैं। रिसेसिव ले लिए। रिसेसिव का मतलब क्या होता है? अप्रभावी। अब बता बाबू, अब इसमें से केवल ये चीज आप तुम केवल मान लेना कि मान लो इफेक्टिव जो है वो मेल है। क्या मान लो? मेल का सिंबल ऐसा होता है। और रिसेसिव जो मान लो वो क्या है? फीमेल है। तुम कुछ भी मान सकता है, आप इसे फीमेल कर दो, इसे क्या कर दो? मेल कर दो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको तो केवल चेक करना है भाई साहब क्या हो रहा है। तो बताओ, इफेक्टिव के लिए आपके सामने जो जीन रहे होंगे, अगर कोई पौधे का तने की ऊंचाई को अगर आप देख रहे हैं, तो उसमें यदि इफेक्टिव के लिए यदि कोई जीन रहा होगा, तो उस जीन का क्या नाम रहा होगा? बताओ जरा। तने की ऊंचाई ना देख रहे हैं, तो बता, इफेक्टिव के लिए यदि कोई जीन रहा होगा तो उस जीन का क्या नाम रहा होगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी। अरे रहा होगा। अगर अप्रभावी रहा होगा तो इसका क्या रहा होगा? स्मॉल टी, स्मॉल टी। अरे लंबा बौना, अरे रहेगा कि नहीं रहेगा?
चलो हम इसको और 1 लीटर और बता देते हैं, स्टार्टिंग है इसीलिए हम थोड़ा सा इसे और कर ही देते हैं आपके लिए। चलिएगा, यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, तो आप कहिएगा सर यहाँ पर लंबा होगा। अरे होगा, लंबा होगा, हालांकि इतना करना नहीं होता है। चलिए हमने यहाँ लिख लिया। इफेक्टिव क्या होता है, लंबा होता है, और रिसेसिव क्या होता है, बौना होता है। तो लंबा वाला जीन क्या रहा होगा, कैपिटल टी, और बौना वाला क्या रहा होगा, स्मॉल टी। अब बताओ, यदि बाल बच्चा पैदा करना है तो क्या बिना गैमेट का बच्चा पैदा कर सकते हैं? यदि हम ही बच्चा पैदा करेंगे तो हमको गैमेट का निर्माण करना होगा ना जी, स्पर्म का निर्माण करना होगा, महिला को ओवम का निर्माण करना होगा। यह स्पर्म और ओवम ही क्या होता है, गैमेट होता है, युग्मक होता है। तो आइए अब सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसमें गैमेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गैमेट बनाएंगे। गैमेट का मतलब होता है युग्मक बनाएंगे। गैमेट का मतलब क्या, युग्मक बनाएंगे। क्या गैमेट बनेगा सर, तो देखिएगा क्या गैमेट बनेगा, इसे ध्यान दीजिएगा। गैमेट क्या बनेगा, देखो कैपिटल टी अगर जीन है बाबू, तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, या तो कैपिटल टी गैमेट बनाएगा, या तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी गैमेट बनाएगा। अरे यही दो बना सकता है, अरे बना सकता है कि नहीं, क्योंकि जीन में समान है तो अकेले आएगा, या तो कैपिटल टी बनाए या फिर क्या बनाए, कैपिटल टी बनाए। कैपिटल टी है जी, अरे गैमेट ही जो बनाएगा। अरे इसके पास टी है ये तो बनाएगा कौची, टी है ना बनाएगा जी, दोनों समान समान है तो गैमेट वो तो उसी प्रकार से बनाएगा। तो आप एक टी लिखिएगा कि दोनों टी लिखिएगा, दोनों एक ही चीज बात है क्या, वो लिख लेते हैं। अर्थात हम कहेंगे सर गैमेट बन गया क्या, कैपिटल टी। गैमेट क्या बन गया, कैपिटल टी। अरे गैमेट आधा होते हैं बाबू, अरे जैसे कि हम लोग की अगर जनरली कोशिका में बोलें तो कितना गुणसूत्र 46 अरे होता है। तो बताओ जब स्पर्म की बात आती है तो स्पर्म में कितना आ जाता है, 23। तो हम तो केवल एक जीन की बात कर रहे हैं भाई साहब, तो अगर दो है तो यहाँ पर क्या एक आएंगे कि नहीं आएंगे, मैक्स यही हो सकता है, या तो टी आई या तो टी आई। तो दोनों तो टी है तो हम एक टी कहने लिखे, हाँ लिख सकते थे। अगर ये रहता कैपिटल टी रहता और स्मॉल टी रहता तो यहां पर गैमेट बनने का दो चांस था, या तो कैपिटल टी हो सकता है गैमेट बनता, या क्या हो सकता था, स्मॉल टी बन सकता था। अरे बन सकता था, लेकिन दोनों एक के है तो लक्षणिया तो दोनों जिनमें एक के प्रकट करेगा, तो गैमेटवा हम एक के को ले लेते हैं। समझ रहा है। अब यहां पर बताओ, यहां पर भी क्या होगा जी, यहां पर भी क्या गैमेट बनेगा, स्मॉल टी। अरे बनेगा। अब आइए जरा, इतना तो समझ गए होंगे, अब आइए जरा दोनों में क्रॉसिंग करवाते हैं। जब दोनों में आप क्रॉसिंग करवाएंगे, यहां पर जब दोनों में आप क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्रॉसिंग कराने पर आपको यहां पर क्या F1 जनरेशन मिलेगा। अरे F1 जनरेशन का मतलब पहला पीढ़ी पैदा होगा कि नहीं होगा जी, पहला पीढ़ी पैदा हो रहे हैं भाई साहब। पहला पीढ़ी क्या पैदा हो रहा है, देखिएगा पहला जनरेशन, पहला पीढ़ी पैदा हो रहा है। तो पहला पीढ़ी क्या आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे आ रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मेंडल क्या देखे, मेंडल क्या देखे, जब हम लंबा और बौना में कराए तो लंबा के लिए जीन ये था और बौना के लिए जीन ये था। दोनों में जब क्रॉसिंग ओवर कराए गैमेट को निकालकर, तो पता चला कि पहला पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों आ रहा है, लेकिन दोनों तो आ रहा है, लेकिन यहां पर जो लक्षण प्रकट हो रहा है ये बौना वाला लक्षण चत जा रहा है। यहां पर लक्षण किसका प्रकट हो रहा है, लंबा वाला। किसका लक्षण प्रकट हो रहा है, लंबा वाला लक्षण प्रकट हो रहा है। मतलब मेंडल समझ गए कि अगर आप प्रभावी और अप्रभावी के बीच में अगर आप क्रॉसिंग करवाते हैं तो पहला पीढ़ी में हमेशा कैसा लक्षण प्रकट होगा, प्रभावी। कैसा लक्षण, एक लंबा आदमी को एक बौनी से बियाह करवाएंगे तो 100% चांस है कि वह बच्चा जो पैदा होगा कैसा होगा, लंबा होगा। मीडियम हो सकता है लेकिन बौना कभी नहीं होगा। पहला पीढ़ी में तो नहीं होने जा रहा है बाबू, इस बात को याद रखो। पहला पीढ़ी में, क्योंकि मेंडल कहते हैं पहला पीढ़ी में कैसा कैरेक्टर दिखता है, इफेक्टिव। मतलब इफेक्टिव वाला जो जिनमें कैपिटल टी है इसके लक्षण को रिप्रेजेंट होने ही नहीं देता है। मानो कि स्मॉल टी कोई केमिकल बताता होगा, उसी के वजह से ना वो बौना बनेगा। लेकिन जब कैपिटल टी साथे में आ जाता है ना तो इसके लक्षण को क्या कर देता है, दाब देता है। कहते रहे हम तोरा साथी हो, तू अपन लक्षण प्रकट कर, तोरा बाप नहीं हो रे, वो कर लक्षण कोई प्रकट होने नहीं देता है। समझ रहा है। इसीलिए पहला पीढ़ी में कैसा लक्षण दिखता है, प्रभावी। लेकिन बताओ ये प्योर है क्या, प्योर लंबा है क्या, अरे प्योर लंबा है नहीं सर, ये संकर लंबा है। अरे है कि नहीं है, हाइब्रिड टॉल है। अरे है कि नहीं है। प्योर होता कब, जब कैपिटल टी होता तब, लेकिन लंबा है कि नहीं है। अब बताओ ये प्रक्रिया किए हैं तो एक के बच्चा पैदा हुआ होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ढेर सारा लंबा 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 पैदा हुआ होगा। अरे ढेर सारा पैदा हुआ होगा, अरे हुआ होगा कि नहीं। एक बार हम ऐसे करके करवाएंगे, पहला बार पौधा में उस एक के मटर का बीज निकलेगा, बहुत सारा निकलेगा, तो ढेर सारा पौधा आ गया, हाड़ आके ढेर सारा दिख गया। अब जो पहला पीढ़ी में जितना पौधा आया लंबा लंबा आया,
अब ये सब को क्या करा दिए ना, आपसे में क्रॉस करा दिए, आपसे में क्रॉस करवा दिए, अर्थात ये सेल्फ क्रॉसिंग करवा दिए। ये क्या करवा दिए जी, सेल्फ क्रॉसिंग करवा दिए। आइए देखते हैं अब सेल्फ क्रॉसिंग करवाते हैं। देखिए जरा सेल्फ क्रॉसिंग करवाते हैं तो क्या होता है। अब ये सेल्फ क्रॉसिंग करवा दिए, सेल्फ क्रॉसिंग मतलब स्वयं आपसे में जो पहला पीढ़ी में जो संतान आया उसी को आपस में क्रॉसिंग करवा दिए, या पॉलिनेशन कहिए ना। जो पहला पीढ़ी में जितना पौधा आया था ना, उस सारे पौधे को आपसे में क्या करवा दिए, पॉलिनेशन करवा दिए। अब दूसरा पीढ़ी को एंट्री नहीं लाए, इसी में कर दिए। तो पहला पीढ़ी वाला जीन क्या रहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे यही ना रहा होगा, बताओ बाबू। अब यहाँ गैमेट बनने का चांस अलग अलग हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। जब ये गैमेट बनाएगा तो ये गैमेट बनने का चांस दो प्रकार का हो सकता है। अरे हो सकता है या तो ये कैपिटल टी बनाएगा या तो स्मॉल टी। ये जब गैमेट बनाएगा तो ये भी क्या बनाएगा, या तो गैमेट में कैपिटल टी जाए या तो गैमेट में क्या जाए, स्मॉल टी जाए। अरे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आप कहिएगा बिल्कुल जाएंगे सर। गैमेट में यही तो जा सकता है, अरे युग्मक में यही तो जा सकता है। अरे जा सकते हैं कि नहीं, यहां पर नहीं हटेंगे, हम उधर ले लेते हैं इसको। यहां हम कर लिए, आप नीचे में लिखिएगा। अब बताओ, अब यहां पर देख रहे हैं कि अब दूसरा पीढ़ी में कैसा कैसा बच्चा पैदा होता है। अब देखते हैं भाई साहब, F2 जनरेशन में देखते हैं कि आखिरकार कैसा बच्चा पैदा हो रहा है। तो F2 जनरेशन को चेक करने के लिए अब मानो कि अगर इससे ये जीन आया, मानो कि अरे दो चांस ना बन रहा है, दो चांस है, या तो टी गैमेट में जीन आ सकता है या तो गैमेट में स्मॉल टी आ सकता है। हमको तो चांस सभी को लेना है ना, इसमें भी ये आ सकता है या तो ये आ सकता है। अब चांस पर करना है कि कैसा कैसा बच्चा पैदा होगा। तो सबसे पहले हम मानो कि अगर ये वाला गैमेट आया होगा, मानो कि यदि ये वाला गैमेट आया होगा तो इससे हम क्रॉसिंग करवा देते हैं, इससे पहला नंबर में। तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। पहले दोनों को करवा देंगे। मानो कि ये वाला आया है, इधर से ये वाला आया है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। क्या रहा होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब यहाँ पर आइए जरा, ये दोनों को फिर से करवाइए। अब यहाँ पर क्या रहा होगा भाई साहब, तो आप कहिएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे रहा होगा, फिर यहां पर करवाइए जरा, तो ये क्या रहा होगा भाई साहब, तो आप कहिएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। अरे रहा होगा कि नहीं रहा होगा। अब देखिए यहां बवंडर हो गया, F2 जनरेशन। आप देखिए F2 जनरेशन आ गया, ये F2 जनरेशन आ गया भाई साहब। दूसरा पीढ़ी केवल एक लक्षण का जीन ले रहे हैं भाई साहब, ऐसे ऐसे हजारों जीन उसमें है, केवल एक जीन को लेकर हम ये काम करवा रहे हैं। अब F2 जनरेशन में दूसरा पीढ़ी में देखो क्या दिख रहा है, देखो तो लंबा भी दिख रहा है, प्योर लंबा दिख रहा है, प्योर बौना दिख रहा है, हाइब्रिड भी दिख रहा है। अरे दिख रहा है कि नहीं, सारा यहां पर जीनोटाइपिक भी बदल गया, जीनों का टाइप पे बदल गया। अरे बदला कि नहीं बदला, पहला पीढ़ी में केवल कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी आया, लेकिन जब दूसरा पीढ़ी मेंडल लाए तो यहां पर जीनोटाइप बदल गया, मतलब जीन का प्रकार ही बदल गया भाई साहब। ये लंबा और बौना वाला जो जीन था, कैपिटल टी लिए थे, स्मॉल टी लिए थे, लेकिन यहां पर अब जीन दिख रहा है दूसरा पीढ़ी में कि सर यहां तो जीनोटाइप बदल गया। सर जीनोटाइप, जीन प्रारूप क्या हो गया, बदल गया। देखो तो क्या क्या है जी, कैपिटल टी क्या क्या है जी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्या है जी स्मॉल टी। अरे है कि नहीं है, देखो तो जीनोटाइप किस रेशियो में आ रहा है, किस रेशियो में आ रहा है, तो कैपिटल टी कैगो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैगो, दो गो, और स्मॉल टी कैगो, एगो। अरे है कि नहीं है, तो बताओ यदि जीनोटाइप अगर बदल गया रे बचवा, तो फिनोटाइप बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अरे जीन में पर ना लक्षण निर्भर करता है जी, अगर जीन बदल गया तो लक्षण क्या अब लंबे वाला खाली रहेगा, अब बौना वाला भी आ जाएगा। तो यहां पर सर फिनोटाइपिक रेशियो भी बदल गया, फिनोटाइपिक रेशियो भी क्या हो गया भाई साहब, फिनोटाइप रेशियो भी क्या हो गया, बदल गया। देखो तो कैपिटल टी लंबा तो देवे करेगा, प्योर लंबा देगा, ये वाला भी लंबा देगा, अरे देगा कि नहीं देगा, अरे ये वाला भी लंबा देगा, और ये वाला भी क्या देगा। अरे गलती हो रहा है कहीं क्या, क्रॉसिंग गलती की है क्या, अच्छा ये वाला कर दिए ना, दोनों के ना भिड़ा दिए जी। उधर ना जाएगा, दो बार कर देंगे। अरे संभावना एक एगो तो ले लिए कि मानो कि इससे इससे ही भिड़ा तो ये आया होगा, अब इसको ना लेंगे, अब इसको देखकर भिड़ा कर देखते हैं कि अब क्या आ रहा है। तो इसको भिड़ा रहे हैं तो क्या आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैगो आ गया, दो गो, और स्मॉल टी कैगो आ गया। तो जीनोटाइप अगर बदला है बाबू, तो जीन में पर तो लक्षण निर्भर करता है, तो लक्षण भी बदल जाएगा। तो कैपिटल टी क्या देता है, लंबा, ये भी क्या दे रहा है, लंबा, और ये क्या दे रहा है, बौना। मतलब दो प्रकार का लक्षण दिखेगा अब दूसरा पीढ़ी में, लंबा और बौना, लंबा और बौना दिखेगा, लंबा और बौना दिखेगा।
तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं टॉल मतलब लंबा, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब बौना। ड्वार्फ का मतलब बताओ लंबा कै गो, 3 गो, और बौना कै गो है, 1 गो। अरे है कि नहीं है, 3 गो है कि नहीं है जी, देखो ना जी, लंबा लंबा लंबा, और बौना कै गो, 1 गो। अरे आप कहिएगा सर ये लंबा थोड़ी है सर, अरे लंबे ना लक्षण प्रकट होता है, स्मॉल टी का लक्षण प्रकट होने देगा नहीं प्रकट। केवल एक लक्षण वाला जीन को हम उठाए हैं, ऐसा ऐसा जीन उस मटर के पौधा में बहुत होगा, बीज के आकार के लिए अलग होगा, बीज के रंग के लिए अलग होगा, केवल हम एक जीन को उठा रहे हैं, केवल तने की ऊंचाई वाला जीन उठाए तो हमको केवल क्या दिखा, एक ही लक्षण देखकर हमने काम किया, समझ रहा है। तो पहला पीढ़ी में तो इफेक्टिव कैरेक्टर दिखा। अरे पहला पीढ़ी में कैसा कैरेक्टर दिखा, इफेक्टिव कैरेक्टर दिखा। देखिएगा जरा, पहला पीढ़ी में कैसा कैरेक्टर दिखा, इफेक्टिव डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा। अरे दिखा कि नहीं दिखा, डोमिनेंट कैरेक्टर अर्थात प्रभावी लक्षण दिखा, जबकि दूसरा पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण दिखा। मेंडल को इतने से बहुत धड़ 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 3 नियम दे दिए, समझ रहा है बात को। अब वो 3 नियम कौन कौन है वो हम आपको बताएंगे, पहले ये बातें समझ में आई क्या, कोई दिक्कत यहां तक। मेंडल ढेर सारा जीन नहीं ले रहे हैं, केवल एक जीन। अरे मेरे शरीर में अगर हम लोग की बात करें तो 23 गुणसूत्र है, स्पर्म में बात करें तो उस 23 स्पर्म के गुणसूत्र में हजारों जीन होगा। हमको 1000 जीन से नहीं मतलब है बाबू, एक जीन से केवल मतलब, हमको काम से केवल देखना है। 56 को क्या हम देखें, तो इन्होंने क्या किया, तने की ऊंचाई को लेकर क्रॉसिंग प्रारंभ किया। तो तने की ऊंचाई में एगो लंबा वाला, तने की ऊंचाई में एगो इफेक्टिव होता है, एगो रिसेसिव। तो एक लंबा वाला ले लिया, एक बौना वाला। लंबा वाला जीन क्या रहा होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। बौना वाला क्या रहा होगा, गैमेट बनाए, तो इसका चांस एक समान गैमेट बन रहा है, या तो कैपिटल टी बनेगा या तो कैपिटल टी। तो हम दोनों को कर लेंगे तो चीज भाई यह प्रकट होगा, तो हम काहेला झूठो के करें, समझ रहा है बात को। अब यहां पर भी करेंगे, अगर यहां पर भी अगर कैपिटल टी करोगे ना तो यह रिजल्ट वे आएगा, तो हम काहेला वो चीज बात करें। तो देख लो करके तुम देखो, कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी ना था, स्मॉल टी, ये गैमेट क्या को बनाएगा, कैपिटल टी, या तो ई बनाएगा, अरे बनाएगा ई गैमेट क्या बना सकता है, स्मॉल टी, या क्या बनाएगा स्मॉल टी, अरे बनाएगा। अब देखो तो मिला के आप देख लो, इससे एक बार मिलाइएगा फिर इससे मिलाइएगा, क्या आ रहा है जी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या आ रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे मिला दीजिए, कैपिटल टी क्या आ रहा है स्मॉल टी, कैपिटल टी क्या आ रहा है स्मॉल टी, एक के चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम काहेला करें, समझ रहा है बात को। हम जान रहे हैं कि दोनों एक समान है तो रिजल्ट वा समान ही आने वाला है, तो हम क्यों उसको लेकर चले, समझ रहा है बात को। तो हमने गैमेट में क्या किया, यहाँ पर एक उठा लिया, यहाँ से एक गैमेट उठा लिया, समान था। जब दोनों में क्रॉसिंग हुआ तो पहला पीढ़ी में जो पौधा बना वो क्या पौधा बना, लंबा। बौना भी बन सकता था लेकिन बौना नहीं बना, क्योंकि मेंडल का कहना है पहला पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण ही दिखता है, पहला पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखता है। और पहला पीढ़ी में जो भी बच्चा पैदा हुआ, ऐसे ऐसे तो देखो ना भाई साहब, ढेर सारा बच्चा पैदा हुआ कि नहीं हुआ होगा, अरे हुआ होगा ना। अब ये अपने में सभी को भिड़ा दिए, क्रॉसिंग करवा दिए, आपसे में सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिए मटर के पौधा में लेकर, तो अबरी क्या दिखा, अबरी गैमेट बनने का चांस बदल गया। अरे बदला कि नहीं बदला, कैपिटल टी भी गैमेट हो सकता है या स्मॉल टी भी हो। अरे मानो कि मेरे स्पर्म में 2 गैमेट है, याद रखिए मेरे स्पर्म में 2 जीन है, एक जीन है इंसान को गोरा करे वाला, एक जीन है इंसान के करिया करेला। तब हो सकता है जब मेरा स्पर्म का निर्माण हो तो उस स्पर्म में हो सकता है या तो करिया वाला जीन जाए या तो गोर वाला भी जा सकता है। अरे जा सकता है कि नहीं जा सकता है, दोनों चांस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसी प्रकार से यहां पर ही है, जब यहां पर पहला पीढ़ी के अगर बच्चों से कराया गया तो यहाँ पर चांस गैमेट का 2 प्रकार के दिखने लगा, कैपिटल टी भी हो सकता है स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी हो सकता है स्मॉल टी। तो जब यहाँ पर क्रॉसिंग करवाया गया F1 जनरेशन के लिए तो पता चला पहला, अब इससे मानिए कि इससे ये वाला जीन भिड़ गया तो ये आया, फिर एक एक बार करके भिड़ा दीजिए तो आपको दिख रहा है कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट में क्या आया स्मॉल टी। मतलब जीनोटाइप का रेशियो क्या हो गया, बदल गया। लेकिन पहला पीढ़ी में किसी भी प्रकार का जीनोटाइप का रेशियो नहीं बदलता है। अरे पहला पीढ़ी में जीनोटाइप का रेशियो बदला था, एक समान जीन था तो लक्षण एक प्रकार का दिखा, लेकिन यहां पर जीनोटाइप का रेशियो क्या हो गया, बदल गया। तो जीन बदल गया तो लक्षण भी बदल जाएगा, फिनोटाइपिक रेशियो भी बदल गया। मतलब इसका कहना है कि अगर किसी लंबा या बौना को देखकर आप करवाते हैं क्रॉसिंग, और मानिए कि दूसरा पीढ़ी में 12 बच्चा पैदा होता है, दूसरा पीढ़ी में कै बच्चा पैदा होता है, 12 बच्चा पैदा होता है, तो वो कह रहा है कि लंबा और बौना का रेशियो कैसा होगा, 3:1 होगा, इस रेशियो में होगा। तो 3:1 का मतलब होता है दोनों मिला के कितना होता है, 4, 3 एक कितना हो जाएगा 4, 12 बच्चा ना पैदा हुआ तो 3 एक कितना हो गया 4। तो हमको निकालना है सबसे पहले लंबा कितना होगा, तो लंबा के लिए कितना से गुना कर देंगे, 3 से। और अगर बौना निकालना होगा
तो बौना निकालना होगा तो कैसे गुना कर देंगे? 1 से। तो 4 तिया 12, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, और 4 तिया 12, 3 गुने 1। अरे होगा कि नहीं होगा? मतलब कहने का मतलब हुआ कि यदि 12 बच्चा होगा तो 9 गो लंबा होगा और हमारा कै गो बौना होगा? 3 गो बौना। इसी रेशियो में बढ़ेगा आगे। बात समझ में आया क्या? बातें समझ में आई? अगर आपसे कह दे कि 36 बच्चा पैदा हुआ है, एडवांस लेवल क्वेश्चन हालांकि ये सब है, कह देगा दूसरा पीढ़ी में 36 बच्चा पैदा हुआ है, तो बताइए उसका फिनोटाइपिक रेशियो कैसा रहा होगा? तो 36 बच्चा को फिनोटाइप, 36 बच्चा को, अरे दोनों का मिलाकर 36 बच्चा जो है इसमें लंबा भी है और बौना भी है, तो रेशियो में लंबा बौना कौची हो रहा है? 4। क्या हो रहा है? 4। तो लंबा के लिए कितना से गुना करेंगे? 3 से। और बौना के लिए कितना से गुना करेंगे? 1 से। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? 1 से करेंगे। तो कौची बोलेंगे यहाँ पर? 4 नमा 36, अनोतिया 27, और 4 नमा 36, और 9 गुने 1, अरे होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9। देखो तो 27 9 क्या 36 हो रहा है? तो मतलब 27 बच्चा जो पैदा होगा वो लंबा होगा और 9 गो क्या होगा? बौना होगा। ये मेंडल का कहना है। आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो शादी ब्याह जल्दी कीजिए, ये वाला करके देख लीजिए, यही कहानी होगा भाई साहब। समझ रहा है? जीनोटाइपिक रेशियो ऐसा होता है और फिनोटाइपिक रेशियो ऐसा होता है। बातें समझ में आई क्या? यह एक कैसा क्रॉस है? मोनोहाइब्रिड। केवल एक लक्षण देखकर हमने कई पीढ़ी निकाला, दूसरा पीढ़ी तक निकाला। कोई दिक्कत? तो यहां पर हमको क्या दिखा? पहला पीढ़ी में तो प्रभावी लक्षण दिख रहा है, लेकिन दूसरा पीढ़ी में प्रभावी दिख रहा है, अप्रभावी दिख रहा है। अरे दिख रहा है कि नहीं? दोनों दिख रहा है। अब ऐसे समझ जाइए। मानिए हालांकि हम लोग में ऐसा नहीं होता है, लेकिन समझाने के लिए हम इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो मानव को छोड़ो, नहीं लेते, मानव को लेना अच्छी बातें नहीं है। चलिए हम कुत्ता को उठाते हैं, ठीक है? तो एक कुत्ता मान जाओ आवश्यकता से ज्यादा गोरा है, और एक कुत्ता क्या है? गोरी है। नहीं, गोरा गोरी कुछ होता है भाई साहब। एगो कुत्ता गोरा है और दूसरा जो कुतिया है वो क्या है जी? कारिया है। क्या है? करिया है। अच्छा, कुत्ता बोलिए तो खराब नहीं लगला, कुतिया बोलिए तो खराब हो गलो। कैसा समाज है सोच लो जरा। उसी का हम स्त्रीलिंग बोल दिए तो दिक्कत हो गया। तो कुत्ता को हमने क्या मान लिया? लड़का, और कुत्ती को क्या मान लिया? लड़की। कुत्ता क्या है? काला, और कुत्ती कैसी है? काली। तो दोनों को जब भिड़ाएंगे तो गोरा और करिया में बताओ इफेक्टिव तुम्हारे लिए कौन है? गोरा। अब दोनों को भिड़ाएंगे तो मेंडल का कहना है कि पहला पीढ़ी में हमेशा कैसा बच्चा पैदा होगा? गोर। सब गोर के आएगा, सब गोर के आएगा, सब गोर के, सब क्या आएगा? गोर के आएगा। समझ रहा है बात को? लेकिन अब जितना गोरका आया है, अब वो गोरकन को आपस में भिड़ा, कुत्ता का जात है जो भाई बहन चिन्हेगा जी। समझ रहा है? वो आपसे में भिड़ जाएगा। अरे भिड़ेगा कि नहीं भिड़ेगा? आपसे में रंगरलिया मना लेता है कुत्ता पुता। अब बताइएगा आपस में, अब देखो मानव के बारे में बोलते तो अच्छा लगता। अब वो कुत्ता में आपस में भिड़ गया, अरे भिड़ा कि नहीं भिड़ा? तो अब कहना है कि अबरी जो पीढ़ी बनेगा वो गोरको ओकरा में रहेगा और करको रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पहला पीढ़ी में जिनमा आया था ना, वो करको वाला आया था, लेकिन उसको तखने प्रकट करने नहीं दे रहा था, तखने लक्षण प्रकट करने नहीं दे रहा था, लेकिन अभी दूसरा पीढ़ी में लक्षण प्रकट कर दिया। समझ रहा है बात को? तो ये बातें हमें लगता है कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हमारा क्या उचित पढ़ाया? हालांकि गैमेट को निकालने के बाबू पुन्नेट स्क्वायर ने, जैसे गैमेट को हम डायरेक्ट ना निकाल दिए, देखिएगा, अरे गैमेट को हम डायरेक्ट ना निकाल दिए जी, अरे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो दोनों को मेजे पर बांट टूट दिए, ऐसे ना कर दिए। लेकिन याद रखिएगा गैमेट के निर्माण, अरे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो गैमेट हम मेजे पर ना निकाल दिए। लेकिन एक वैज्ञानिक थे जो गैमेट का निर्माण के लिए उन्होंने एक संरचना दिया और बोला कि अगर गैमेट का निर्माण निकालना हो तो गैमेट ऐसे निकालिए। अब कहिए कैसे निकालिए? तो देखिएगा, गैमेट निकालने के लिए पुन्नेट नामक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक का क्या नाम था? पुन्नेट, बुल्लेट नहीं। कौन नाम था? पुन्नेट। पुन्नेट नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया जी? स्क्वायर दिया। इन्होंने कहा कि जैसा जीन है उस प्रकार से ये पुन्नेट बनाइए। देखिए ऐसे बना रहे हैं, बताओ एरा में मेल का भी गैमेट होगा? अरे होगा ना। और किसका गैमेट होगा? फीमेलों का। तो बताइएगा यहाँ पर जो हम लोग गैमेट बनने का चांसेस था क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, अरे यही ना था हो। तो यहाँ पर कहता है कि एक तरफ आप मेल वाला लिख दीजिए और दूसरा तरफ क्या ऊंची वाला लिख दीजिए? फीमेल वाला लिख दीजिए। क्या हम लिख दिए? अब गैमेट आप निकाल लीजिए। उनका कहना है अब गैमेट निकालिए ऐसे करके। तो गैमेट यहाँ पर क्या लिखाएगा? कैपिटल टी। यहाँ पर क्या लिखाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ क्या लिखाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहाँ पर क्या लिखाएगा? स्मॉल टी। ये हुआ पुन्नेट स्क्वायर। देखो गैमेट कै बना? अरे कै प्रकार का गैमेट बन रहा है जी? कैपिटल टी। अरे कितना जीनोटाइप बना है? कैपिटल टी। क्या बना है? कैपिटल टी स्मॉल टी। और बना है
स्मॉल टी। तो देखो तो भाई साहब, क्या हम अलग कर दिए, हम डायरेक्ट कर दिए, ऐसे ही करके लोगड़ा पोगड़ा दिए और कुछ ही, लेकिन चीज वो है कि नहीं है। तो कायल हम ये पुण्यट स्क्वायर, अब पुण्यट स्क्वायर लेकर चले। इनका कहना है कि इस प्रकार से कीजिए, गैमेट निर्माण के लिए जब आप दूसरा पीढ़ी निकालते हैं ना, तो हालांकि ये दो एक लक्षण लेकर लिए तब ना आसानी से निकाल लिए, एक लक्षण को लेकर कर रहे हैं काम, तब आप बढ़िया से गैमेट निकाल लिए ऐसे करके। जब दो लक्षण को लेकर अगर दूसरा पीढ़ी निकालिएगा ना, तो नसिया ढीला हो जाएगा भाई साहब, ये सब पता नहीं चलेगा कने कने केकरा से क्या करें। तो इसीलिए पुण्यट स्क्वायर बोले, अरे दो गो के लिए आसान है, लेकिन अगर दो लक्षण अगर देख लेगा ना, तो चार गो ग्राफ खुलेगा, चार गैमेट बनेगा, तो वो आपको कंफ्यूजन कर देगा, समझ रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, गैमेट निर्माण के लिए हमारा रियन हम जो स्क्वायर दिए और में डालिए, एक लड़का वाला गैमेट डालिए, एक लड़की वाला। तो लड़का वाला गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी है, लड़कियों वाला भी क्या बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्रॉसिंग करवा दीजिए, जो बन रहा है वही सब क्या है भाई साहब, गैमेट है। तो ये सब क्या रहे हैं, गैमेट, अर्थात ये सब क्या है, जीनोटाइप है। अरे है कि नहीं है, जीनोटाइप है। तो ऐसे कीजिए, लेकिन एक में हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, एक लक्षण को देखकर अगर हाइब्रिड कराएंगे ना, तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन दो लक्षण में ये सक्सेस आपके लिए नहीं रहेगा। ध्यान में रहेंगे तो इसकी कहानी क्या हो गई, कंप्लीट। अब जब ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराए मेंडल बाबू, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराने के बाद इनको 3 रिजल्ट मिला। कितना रिजल्ट, 3 रिजल्ट मिला। पहला रिजल्ट का नाम है पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर। पहला कौन रिजल्ट मिला, पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर, युग्मित कारकों का। और दूसरा रिजल्ट इनको क्या मिला, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। नहीं मिला कि अगर दो प्रभावी और अप्रभावी में कराएंगे तो पहला पीढ़ी में हमेशा कैसा लक्षण दिखेगा, प्रभावी लक्षण दिखेगा, और उसी का इन्होंने क्या नाम दे दिया, प्रभाविता का। और जब दूसरा पीढ़ी आया तो उसमें प्रभावी भी दिखता है और अप्रभावी भी दिखता है, तो उसका क्या नाम दे दिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बोले तो पृथक्करण का नियम। तो बताओ, मेंडल ने जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराए तो उससे कितना रिजल्ट पाए, 3 रिजल्ट। पहला पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड फैक्टर, पोस्टुलेट ऑफ युग्मित कारकों का अनुकरण, दूसरा प्रभाविता का नियम, और तीसरा पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम एक एक करके बता देंगे, कुछ बड़ी चीजें है नहीं, सब कुछ बता दिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, लेकिन स्पेशल बता दें। क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं समझ गया, पहला पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दूसरा पीढ़ी में प्रभावी अप्रभावी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस हो गया खत्म, इसको बताना है, कुछ भी नहीं है। हालांकि कल फिर से हम इसको कंप्लीट कर देंगे, कोई दिक्कत, तीनों को हम फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इसकी कहानी क्या हो गई, समाप्त हो गई भाई साहब। चलिए टाटा बाय बाय।